हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस ये टॉपिक बच्चों हमने फिनिश किया। तो अच्छे से हो गए सब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बस वो अच्छे से करके रखो, आपको उन रिएक्शंस पर जितनी भी एमसीक्यूज़ है वो सब अच्छे से आएंगे। फिर बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में आखिर में देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। तो ये टॉपिक भी बहुत आसान है बच्चों, सब पॉइंट्स इजी है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रहता है। ठीक है, अब बच्चों हमें अगले टॉपिक की तरफ अब जाना है और ये टॉपिक है बच्चों रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो सब लोग आप इधर अब देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। सबसे पहले मैं अमाइन के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों आपको मालूम है कि प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड NH2, बराबर है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहती है। सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला होता है बच्चों RR डैश बाइवैलेंट NH और टर्शियरी अमाइन का फॉर्मूला होता है RR डैश R डबल डैश ट्राइवैलेंट N। अब बच्चों देखो ये तीनों अमाइंस में प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन आप देख रहे हैं कि तीनों अमाइंस में नाइट्रोजन पर क्या होती है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये तीनों अमाइंस कैसे बिहेव करते हैं, एज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। बच्चों हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को क्या बोलते हैं, दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। बच्चों हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को क्या बोलते हैं, इन जनरल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब ये सभी तीनों प्रकार के अमाइंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, मीन्स दे आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो ये पहला मुद्दा हो गया बच्चों अपना। दूसरा मुद्दा ये है कि अमाइंस में नाइट्रोजन पर ये जो लोन पेयर है, तो जब ये अमाइंस किसी एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो अपनी लोन पेयर देके इस एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, बराबर है। अब जो अपनी लोन पेयर देता है हम उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। इसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस एज दे शो टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, दीज अमाइंस आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस। क्यों, एज दे शो टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तीसरा मुद्दा क्या है, अपनी लोन पेयर देके बच्चों वो एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं। और आपको तो मालूम है कि जो भी सब्सटेंस किसी भी वजह से यदि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। अब ये सब मैं जो बता रहा हूँ बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होती है, इसके कारण ये अमाइंस दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, दे बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, दे बिहेव लाइक लेविस बेसिस बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड ऑल्सो दे बिहेव लाइक लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। ठीक है, अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो किसके साथ रिएक्ट होंगे, किसके साथ रिएक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो किसके साथ रिएक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट होंगे बीइंग न्यूक्लियोफाइल। लेविस बेसिस होने के कारण वो किसके साथ रिएक्ट होंगे बच्चों, एसिड्स के साथ रिएक्ट होंगे। एसिड्स के साथ रिएक्ट होके हमें क्या देंगे बच्चों, वो सॉल्ट्स हमें देंगे, बराबर है। तो इस तरह से अमाइंस ये न्यूक्लियोफाइल है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट होते हैं, वो बेस है इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट वो हमें देते हैं। तो अमाइंस का जो बेसिक नेचर है बच्चों, उसके लिए पूरा पूरा कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अमाइंस में नाइट्रोजन पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अमाइंस के बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया था बच्चों हमारा अमाइंस के बेसिक नेचर के बारे में। तो ध्यान में रखना, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइंस, all these amines carry
one lone pair of electrons on their nitrogen. And because of this lone pair of electron on nitrogen, they behave like electron species, they behave like nucleophile, they behave like Lewis bases, they behave like Lowry-Bronsted bases. And as they are nucleophile, they react with electrophiles. As they are bases, they react with acids and form salts. तो अमाइन का बेसिक नेचर की वजह क्या है? तो नाइट्रोजन के ऊपर की लोन पेयर, और इस लोन पेयर के कारण अमाइंस क्या करते हैं? बेसिक नेचर हमें दिखाते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब सबसे पहला टॉपिक हम जो डिस्कशन के लिए ले रहे हैं तो वो है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। बच्चों मैंने अभी आपको बताया अमाइंस का जो बेसिक नेचर है उसके लिए पूरा पूरा कौन जिम्मेदार है? अमाइंस में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर रहती है बच्चों, वो लोन पेयर के कारण ये जो अमाइंस है दे बिहेव लाइक लेविस बेसेस, बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन दे बिहेव लाइक लॉरी-ब्रॉन्स्टेड बेसेस। तो इस तरह से अमाइंस का बेसिक नेचर हमने थियोरेटिकली तो बता दिया बच्चों, लेकिन यदि किसी ने बोला हमें कि भाई अमाइंस बेसिक इन नेचर है, इसका सबूत हमें दो, इसका एव्हिडन्स हमें दो, याचा आम्हाला पुरावा द्या, मग आपण काय करणार? अमाइन्स हे बेसेस आहेत, मग हे प्रूव्ह आपल्याला माहित आहे पोरांनो कि बेसेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या तैयार करते हैं? सॉल्ट्स। तो लेट अस सी कि हमारे अमाइंस भी एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं क्या? तो इसके लिए हम हमारे अमाइंस को मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों। देखिए तो ये हमारा हो गया प्राइमरी अमाइन। अब इस प्राइमरी अमाइन को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? HCl के साथ। तो बॉन्ड होगा ब्रेक और इधर माइनस और इधर प्लस, शेयर पर उधर चली जाएंगे। H पॉजिटिव बच्चों इधर अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर इसको देके इसको एक्सेप्ट करेगा, NH2 की जगह पे बनेगा NH3 ग्रुप और आपको ये सॉल्ट मिलेगा बच्चों। इसका नाम है अल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इसका नाम क्या है? अल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि प्राइमरी अमाइन एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, मतलब ये प्राइमरी अमाइन बच्चों क्या है? बेस है। सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला बच्चों ये इस तरह का होता है R2NH। फिर इसको हम यदि HCl के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों तो इधर माइनस और इधर प्लस और आपको ये मिलेगा R2NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपको मिला बच्चों डायल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या मिला आपको? डायल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तीसरी रिएक्शन टर्शियरी अमाइन है बच्चों। टर्शियरी अमाइन को यदि आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है? टर्शियरी अमाइन भी HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें देते हैं ये ट्राई अल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या देते हैं हमें? ट्राई अल्किल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। बच्चों ये तीनों रिएक्शंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस ने HCl स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड को न्यूट्रलाइज किया और सॉल्ट फॉर्म किए, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। अब ये रिएक्शन अमाइंस क्यों दे पाए? क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर थी। Hence they can act as Lewis base. By accepting proton, they can act as Lowry-Bronsted base. तो ये हो गया। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि भले ही अमाइंस बेसिक इन नेचर है लेकिन वो ओवरऑल क्या है? वीक बेसिस है। अमाइंस NaOH, KOH, ये जो MgOH/2, COH/2, ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है इनकी तुलना में अमाइंस से क्या है? वीक बेसिस है। बराबर है। और इसीलिए जैसे अभी ये प्राइमरी अमाइन से ये सॉल्ट तैयार हुआ, यदि मैं इस प्राइमरी अमाइन का जो सॉल्ट है RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करता हूँ? रिएक्ट। हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस अपने से वीक बेस के सॉल्ट को क्या करता है? डिकम्पोज, है ना। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है,
प्राइमरी अमाइन ये वीक बेस है, तो NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस, प्राइमरी अमाइन का वीक बेस का ये जो सॉल्ट है अल्किल अमोनियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको क्या करता है, डिकम्पोज। हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि स्ट्रॉन्ग बेसेस कैन डिकम्पोज द सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसेस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इट इज एबल टू डिकम्पोज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस अमाइन। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ का ये प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दो बच्चों, आप ओवरऑल तो कैंसिल इच अदर समझ लो। यहाँ का एक H और एक OH ये कंबाइन होके क्या तैयार करता है बच्चों, H2O। H और OH क्या करेंगे, H2O। Na और Cl ये कंबाइन होके बच्चों क्या करेंगा, NaCl, NaCl। अब ये H भी गया, Cl भी गया, बचा क्या यहाँ पे, RNH2 बचा। मतलब ओरिजिनल प्राइमरी अमाइन जिससे ये तैयार हुआ था वो प्राइमरी अमाइन हमें वापस मिला। तो हमेशा ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग बेसेस इजिली डिकम्पोज द सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसेस एंड फॉर्म द ओरिजिनल वीक बेस। तो ये पूरी रिएक्शन बच्चों ये प्रूव करती है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर एंड द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा। अब देखिए प्राइमरी अमाइन जो है बच्चों ये एक लोन पेयर देके एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ऐसे बेसेस जिनका एक मॉलिक्यूल एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसे बेसेस को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे बेसेस को हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेसिस। क्या बोलते हैं इनको, मोनो एसिडिक बेसिस। हमेशा ध्यान में रखना अमाइन मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर होती है, एक लोन पेयर एसिड के प्रोटॉन को डोनेट करके वो एक ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अमाइन का एक मॉलिक्यूल एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ऐसे बेसिस को हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेसिस। ऐसे बेसिस की एसिडिटी हम बोलते हैं कि 1 है। अब इससे क्या होगा, प्राइमरी अमाइन ये मोनो एसिडिक बेस है, HCl ये मोनो बेसिक एसिड है क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एक ही प्रोटॉन लूज करता है। अभी एक ही प्रोटॉन लूज करता है इसका एक मॉलिक्यूल और एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए प्राइमरी अमाइंस मोनो एसिडिक बेसिस के साथ कौन से मोलर रेशियो में रिएक्ट होते हैं, 1:1। कौन से मोलर रेशियो में रिएक्ट होते हैं, 1:1। लेकिन यही प्राइमरी अमाइन जब हम डाई बेसिक एसिड लाइक H2SO4 के साथ हम इसको क्या करते हैं, रिएक्ट। अब ये 2 प्रोटॉन लूज करेंगे बच्चों और ये 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी अमाइन के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, हमें 2 लगेंगे। अब सोचिए पहला प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल पहला प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या तैयार होगा, पहला अल्किल अमोनियम आयन। दूसरा प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या तैयार होगा, दूसरा अल्किल अमोनियम आयन। और ये 2 अल्किल अमोनियम आयन किसके साथ अटैच होंगे, 2 प्रोटॉन जाने के बाद ये SO4 डाई नेगेटिव आयन बचा है, इसके साथ क्या होंगे, कंबाइन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम है अल्किल अमोनियम सल्फेट। हाँ, गलती से भी ऐसा मत बोलो डाई अल्किल अमोनियम सल्फेट, नहीं 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 नहीं, ये कौन है, अल्किल अमोनियम सल्फेट। तो प्राइमरी अमाइन के 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो गए। So remember, as amines are monoacidic bases, their 2 molecules react with 1 molecule of dibasic acid. For example, 2 molecules of primary amine react with 1 molecule of H2SO4. इसी तरह H3PO4 जैसा कोई ट्राइबेसिक एसिड रहा तो H3PO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ अमाइन के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो जाएंगे। 1:3 मोलर रेशियो में रिएक्ट होंगे अमाइंस ट्राइबेसिक एसिड के साथ। तो बच्चों ये सभी रिएक्शंस प्रूव करती है कि अमाइंस दे आर बेसिक इन नेचर बट ओवरऑल दे आर वीक बेसिक इन नेचर। ओवरऑल दे आर वीक बेसिक इन नेचर। अब जैसे सेकेंडरी अमाइन है, अब सेकेंडरी अमाइन का फार्मूला ये बच्चों R2NH, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे H2SO4 के साथ। अब दोनों सेकेंडरी अमाइन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा, हमें R2NH2 पॉजिटिव। ऐसे कितने मिलेंगे, R2NH2 पॉजिटिव 2 आयन मिलेंगे डाई अल्किल अमोनियम आयन, और ये सल्फेट आयन के साथ क्या होंगे, कंबाइन। हाँ, अब इसका नाम है बच्चों डाई अल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट।
इसका नाम क्या है? डायल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। तो बच्चों हमें ये मिला डायल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। इसका नाम है अल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, इसका नाम है डायल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। अब टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन लेते हैं। टर्शियरी अमाइन का फार्मूला है बच्चों R3N, 2 मॉलिक्यूल लीजिए इसके, इसको आप डाइबेसिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिए बच्चों, तो क्या होगा? ये दोनों टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल एक एक प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे और हमें ये मिलेंगे ट्रायल्किल अमोनियम आयन। क्या मिलेंगे हमें? ट्रायल्किल अमोनियम आयन। ट्रायल्किल अमोनियम आयन सल्फेट आयन के साथ क्या होंगे? कंबाइन, और आपको क्या मिलेगा? ट्रायल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। क्या मिलेगा आपको? ट्रायल्किल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। तो इतना आसान है बच्चों, इतना आसान है। जैसे अब थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा प्लीज इधर आइए। जैसे हमने इथिल अमाइन लिया, अब इसको HCl के साथ रिएक्ट किया बच्चों, तो क्या मिलेगा हमें? इथिल अमोनियम क्लोराइड। डाइथिल अमाइन लिया बच्चों, इसको HCl के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा डाइथिल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। अब ट्राइथिल अमाइन हमने लिया, इसको HCl के साथ रिएक्ट किया बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइथिल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब ये जो समझ लो मुझे इथिल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस NH के साथ डिकम्पोज करता हूं, तो मुझे ये इथिल अमाइन वापस मिलता है। इथिल अमाइन अपन एक स्टैंडर्ड एग्जांपल करके लेते हैं। इथिल अमाइन को एस्टोसोर के साथ रिएक्ट किया बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? इथिल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। ये लिया मैंने, डाइथिल अमाइन लिया, इसको एस्टोसोर के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? डाइथिल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, बराबर। अब ये लिया बच्चों, ट्राइथिल अमाइन लिया, इसको एस्टोसोर के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? C2H5, है ना, ये मुझे मिलेगा C2H5/2, ये मिलेगा मुझे डाइथिल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। और ये जो है ये मुझे मिलेगा इस तरह, ये मुझे मिलेगा ट्राइथिल अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। तो रिमेंबर, अमाइन से मोनोएसिडिक बेसिस है, उनका एक मॉलिक्यूल एक ही प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे बेसिस को हम मोनोएसिडिक बेसिस बोलते हैं। मोनोएसिडिक बेसिस HCl, एसिडिक एसिड, ऐसे मोनोबेसिक एसिड के साथ 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट होते हैं। अमाइंस डायबेसिक एसिड लाइक एस्टोसोर के साथ 2:1 इस मोलर रेशियो में रिएक्ट होते हैं। अमाइंस H3PO4 जैसे ट्राइबेसिक एसिड के साथ 3:1 इस मोलर रेशियो में क्या होते हैं? रिएक्ट। तो ये हो गया था बच्चों अमाइंस के बेसिक नेचर प्रूव करने वाली सब रिएक्शंस। समझ में आया रे? तो बहुत ही आसान है। तो किसी ने भी बोला बच्चों आपको, तो यही बोलना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, all these three types of amines, they possess one lone pair of electron on their nitrogen, and because of this lone pair of electron on nitrogen, these primary, secondary and tertiary amines, they behave like Lewis base. Further, by accepting proton from acid, they also behave like Lorentz bases. तो ये सब हमारा हो गया। हमने क्या बोला कि अमाइंस बेसिक इन नेचर है, लेकिन NH-KOH, MgOH/2, COH/2 इन बेसिस की तुलना में अमाइंस दे आर वेरी वीक बेसिस। तो ये अमाइंस के बेसिक नेचर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बच्चों। जैसे हम एसिडिक नेचर ऑफ एसिड और उसकी K वैल्यू, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड और उसकी pK वैल्यू, इनमें हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। उसी तरह अब हमें बच्चों क्या करना है? बेसिक नेचर ऑफ अमाइन एंड Kb वैल्यू ऑफ अमाइन, इनमें रिलेशन ढूंढना है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन और उसकी pKb वैल्यू, इनके बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है, बराबर है कि नहीं? तो चलो लेट अस फाइंड आउट दैट रिलेशन। कितने हैं तो वो देखते हैं। अब जैसे ये हमारा बच्चों प्राइमरी अमाइन है,
ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइन है। आप सेकेंडरी अमाइन भी ले सकते, टर्शियरी अमाइन भी ले सकते। इसको हमने, इस वीक बेस को हमने लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दिया बच्चों, डालना ही पड़ता है। अब क्या होगा, ये जो वाटर है बच्चों, ये जो वाटर है लार्ज एक्सेस, यहाँ पे ये बेस है। आप वाटर को जिसके साथ रिएक्ट करें प्राइमरी अमाइन के साथ, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। ऐसे केस में वाटर इट एक्ट्स एज एन एसिड, इट डोनेट्स प्रोटॉन टू प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन भी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और ये अल्किल अमोनियम आयन तैयार होता है, और साथ में क्या तैयार होता है बच्चों, OH नेगेटिव आयन। ये अल्किल अमोनियम आयन तैयार हुआ और ये हाइड्रोक्साइड आयन तैयार हुआ बच्चों। सो रिमेंबर, जब आपने प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स को लार्ज एक्सेस वाटर में डाल दिया, कुछ प्राइमरी अमाइन वीक बेस है, इसलिए सबके सब अमाइन मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। इनफैक्ट जो जितने आप प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल लेते हो, उनमें से बहुत ही कम प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स, बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होते हैं और क्या देते हैं, अल्किल अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन। यानी कि बच्चों, अमाइंस को आप लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे तो उनके कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के साथ रिएक्ट होते हैं और ये आयंस तैयार करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन रहते हैं अमाइन के एक्वा सॉल्यूशन में, इसीलिए अमाइन का एक्वा सॉल्यूशन इट इज फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर। It turns red litmus to blue, which is the characteristic property of a base turning red litmus to blue. बराबर, तो ये है। लेकिन अमाइन वीक बेस क्यों है, इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। अमाइन की तुलना में ये हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर बेसिस है, तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन तैयार होते हैं, उनमें से बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन दे रिएक्ट बैक विद अल्किल अमोनियम आयन एंड रिएक्शन शिफ्ट्स इन द मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, गिविंग प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। हाइड्रोक्साइड आयंस आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमाइन, सो देयर इज द मोर टेंडेंसी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर भी अमाइन का एक्वा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में क्या करता है, कन्वर्ट, और वो बेसिक नेचर दिखाता है। अब बच्चों, कुछ समय बाद अमाइन के एक्वा सॉल्यूशन में ये मॉलिक्यूल्स और ये आयंस, इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और आपको मालूम है बच्चों, जहाँ कहाँ भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, वहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर when equilibrium is established in between the reactants and products, then the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants is always constant. Remember, एक बार फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला। Law of mass action states that at constant temperature when equilibrium is established, then the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants is always constant. समझ लो वो रेशियो कांस्टेंट है एंड लेट इट बी डिनोटेड बाय k. This k is called as equilibrium constant, and this k will be the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants. So k equilibrium is equal to molar concentration of RNH3 positive ion at equilibrium stage into molar concentration of OH negative ion at equilibrium stage upon molar concentration of unreacted primary amine at equilibrium stage into molar concentration of water which is unreacted at equilibrium stage. तो ये हो गया बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये एक्सप्रेशन। लेकिन अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आपने वाटर लिया था बहुत ज़्यादा बच्चों, लार्ज एक्सेस, और अमाइन के साथ उसमें से बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट रिएक्ट होता है बच्चों, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट, ना के बराबर।
ऐसा लगता है, प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि जितना वाटर आपने लिया था अमाइन के साथ रिएक्ट करने के लिए, निरवण उतना ही बाकी है एज इट इज। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि लिया आपने बहुत ज़्यादा और यूज हो गया बहुत ही कम। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, समझो एक 100 किलो की शक्कर की बोरी है, कोई आदमी उसको पीठ पर उठा के ले जा रहा है, शक्कर के बोरी में से शक्कर के 2-4 दाने इधर उधर गिर गए, तो उससे शक्कर के बोरी के वजन में, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि जो लॉस हुआ है 2-4 शुगर पार्टिकल्स का वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वेट ऑफ, है ना, टोटल वेट। इसी तरह वाटर हमने लिया लार्ज एक्सेस और यूज हुआ बहुत ही कम, इतना सा। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जितना वाटर हमने लिया था उतना ही बाकी है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों प्रैक्टिकली क्या रहता है, कांस्टेंट। अब अगले इक्वेशन में हम इसके जगह पे कांस्टेंट टर्म रखेंगे, अगले यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे और ये कांस्टेंट इधर लाएंगे, और कांस्टेंट इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो कि इक्विलिब्रियम into constant is equal to molar concentration of RNS3 positive into molar concentration of OH negative upon molar concentration of unreacted primary amine at equilibrium stage। अब बच्चों ये जो दोनों है ये दोनों कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बच्चों आपको मालूम है हमेशा दो कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है, दो कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट। समझ लो इन दो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कौन है, एक नया कांस्टेंट है, लेट इट बी के बी, लेट इट बी के बी। के बी को हम बोलते हैं बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। और के बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो के बी इज इक्वल टू होता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल अमोनियम आयन into molar concentration of OH negative ion upon molar concentration of primary amine। तो ये हो गया बच्चों Kb का एक्सप्रेशन। और Kb को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, या फिर हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि हर अमाइन एक वीक बेस है, और हर अमाइन के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर हर अमाइन की अपनी खुद की एक केबी वैल्यू होती है, जो उस गिवन टेम्परेचर पर उसकी केबी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। हाँ, टेम्परेचर आप बदलेंगे तो केबी वैल्यू बदलेंगी, लेकिन टेम्परेचर यदि आप नहीं बदलेंगे तो गिवन टेम्परेचर पर उस अमाइन की केबी वैल्यू क्या रहेंगी, फिक्स। और रिलेशन सिंपल है। देखो अमाइन पानी के साथ जितना ज़्यादा रिएक्ट होगा उतने आयन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन ज़्यादा, और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा तो ये केबी की वैल्यू भी ज़्यादा, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा तो केबी की वैल्यू ज़्यादा, और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन भी ज़्यादा। मतलब आपको समझ में आया होगा बच्चों कि बेसिक नेचर of amines is directly proportional to its Kb value। जितनी अमाइन की Kb वैल्यू ज़्यादा उतना उसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा। यदि हम 4 अमाइंस दिए हुए हैं और चारों की Kb वैल्यूज दी हुई है तो उनमें से जिसकी Kb वैल्यू ज़्यादा उसका बेसिक नेचर क्या रहेगा, ज़्यादा, और जिसकी Kb वैल्यू लोएस्ट उस अमाइन का बेसिक नेचर भी क्या होगा, लोएस्ट। तो इस तरह से हो गया कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू। लेकिन केबी वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, कोई तो भी नंबर रहता है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर समथिंग नेगेटिव नंबर। तो दो चार केबी वैल्यूज दी हुई है तो उनको कंपेयर करने में आता है प्रॉब्लम बच्चों। जैसे के वैल्यूज को कंपेयर करने में प्रॉब्लम आता है, जल्दी समझता नहीं कोई, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ध्यान में नहीं आता जल्दी कम समय में। इसलिए आजकल हम इन अमाइंस का जो बेसिक नेचर है वो पीकेबी वैल्यू के टर्म्स में बताते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीकेबी? पीकेबी इज डिफाइंड एज द माइनस लॉग ऑफ केबी विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। pKb is defined as negative logarithm of Kb with respect to base 10।
अब अमाइन का बेसिक नेचर ज़्यादा बच्चों तो उसकी केबी वैल्यू ज़्यादा, केबी वैल्यू ज़्यादा तो उसके लॉग ऑफ केबी की वैल्यू भी ज़्यादा, बराबर, लॉग ऑफ केबी की वैल्यू ज़्यादा, लेकिन उसके पहले साइन कौन सा लग रहा है बच्चों, माइनस। आपको मालूम है माइनस साइन जिस वैल्यू के पहले लगती है वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम, और माइनस के आगे जितनी बड़ी वैल्यू होंगी एक्चुअली उसकी वैल्यू, उसकी कीमत उतनी क्या होती है, कम। तो मोर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, मोर द केबी वैल्यू, मोर द केबी वैल्यू, मोर विल बी द लॉग ऑफ केबी वैल्यू, लेकिन उसके सामने साइन कौन सा आ रहा, पहले माइनस, जैसे माइनस साइन लगता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, कम, मतलब पी की भी वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब बेसिक नेचर ऑफ अमाइन ज़्यादा तो के भी ज़्यादा, लेकिन के भी ज़्यादा तो पी की भी क्या होगा, कम। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों, इधर आइए, कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पी के बी वैल्यू। यानी बच्चों 4 अमाइंस दिए हुए है और चारों की पी के बी वैल्यूज आपको दी हुई है, और आपको पूछा है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है इन चारों में। तो जिस अमाइन की पी की पी वैल्यू लोएस्ट वो होगा उन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और उल्टा जिस अमाइन की पी की वैल्यू हाईएस्ट उस अमाइन का बेसिक नेचर उन 4 में क्या होगा, लोएस्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स के बी वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पी के बी वैल्यू। तो ये हो गया बच्चों हमारा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस के बारे में। क्या हो गया हमारा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस के बारे में। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें नीट पर जेईई मेन पीएमटी पीटी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है बच्चों। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल और समझने के लिए उतना ही मजेदार, मैं हार्ड नहीं बोलता, मैं मजेदार बोलता हूं, उतना मजेदार ये टॉपिक है, तो वो आपको मिस नहीं करना बच्चों। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद पढ़ के देखिए पीडीएफ फाइल नोट्स में से, नहीं समझता बराबर, लेकिन मैं कल समझा दूंगा और ऐसे समझा दूंगा कि फिर उसके बाद आप दूसरों को पढ़ा पाएंगे वो टॉपिक, इतना अच्छे से करा के दूंगा। और सब जो बेसिक नेचर की ऑर्डर्स है वो मैं आपसे याद ही करा के लूँगा, वो आपकी याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आप कम से कम 1 या 2 बार देखिए, 2 बार देखने के बाद आपकी पूरी कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगी, क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।